हाय, वेलकम टू अप स्टॉक्स। मैं हूं प्रवीण। आज है 28 में और इस एपिसोड में वील कवर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इंफ्रा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फुल स्पीड पे है। रिन्यूएबल एनर्जी में सुजलॉन और आइनॉक्स विंड जैसे प्लेयर्स ग्रीन एनर्जी वेव पे राइड कर रहे हैं और बैकग्राउंड में ऑयल प्राइसेस, रुपी की स्टेबिलिटी क्वाइटली मार्केट का मूड सेट कर रहा है। तो चलो एक बार जूम आउट करके देखते हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। रिसेंटली इंडिया और जापान ने सप्लाई चेन एग्रीमेंट एंटर किया है। ये एग्रीमेंट नॉट जस्ट लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाएगा बल्कि इंडिया की लॉजिस्टिक्स इंफ्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी पुल करेगा। डिलीवरी टाइमलाइंस शॉर्ट होंगे, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स फास्टर होंगे, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होगा। पिछले एक साल में लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स का परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स रहा था। कुछ डिप्स आए, इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी हल्का सा वीक हुआ था, बट लास्ट 1 मंथ में मोमेंटम वापस आ गया है। सेक्टर ने रिकवरी दिखाई है और नए पॉलिसी पुशेस और ग्लोबल पार्टनरशिप्स की वजह से आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब लॉजिस्टिक्स का मतलब सिर्फ ट्रक और गोदाम नहीं रह गया है। अब बात हो रही है स्मार्ट वेयरहाउसेस, ऑटोमेटेड सप्लाई चेन और एआई ड्रिवन डिलीवरी इकोसिस्टम की। इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहा है, जहां इंफ्रा डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मिलकर ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं। देखा जाए तो पहले ये सेक्टर फ्रैगमेंटेशन और इनएफिशिएंसी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मल्टी मॉडल पार्क्स और गति शक्ति जैसे गवर्नमेंट इंफ्रा इनिशिएटिव्स इस स्पेस को बूस्ट कर रहे हैं। और अब डिजिटलाइजेशन भी इस सेक्टर में एक अच्छा रेवोल्यूशन ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट रूटिंग सिस्टम से डिलीवरी का टाइम और कॉस्ट दोनों ऑप्टिमाइज हो रहा है। वेयरहाउसेस एआई और एलओटी के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, जिससे रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग पॉसिबल हो रही है। एक ज़माने में जो काम मैन्युअली एंट्री से होता था, अब वो कुछ सेकंड्स में हो जाता है, दैट टू विद बेटर एक्यूरेसी। लॉजिस्टिक्स कंपनीज में गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, डिलीवरी, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी इस इंफ्रा और डिजिटल वेव को राइड कर रहे हैं। Gateway District Parks, for instance, is going heavy on rail integrated logistics. Delivery is leveraging data analytics and automation to build one of India's smartest delivery networks. अब इन्वेस्टर्स के लिए ये सेक्टर एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाने से मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। इंफ्रा डेवलपमेंट और डिजिटाइजेशन से कॉस्ट कम हुई है, ट्रांसपोर्ट का टाइम भी कम हुआ है और दुनिया के साथ कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पे। हाँ, चैलेंजेस भी है, फ्यूल प्राइसेस, रेगुलेटरी हर्डल्स और स्किल लेबर शॉर्टेज, बट टेक अडॉप्शन और इंफ्रा सपोर्ट इनको काफ़ी हद तक बैलेंस कर रहा है। सो नेट लॉजिस्टिक्स सेक्टर इज नो लॉन्गर अ बैक एंड जोन। जो कंपनीज इंफ्रा और टेक दोनों में इन्वेस्ट कर रही है, वही बनेगी कल की लीडर्स। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक ऐसा स्पेस है जहां शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बीच लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में अब सिर्फ फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट बन चुका है और विंड एनर्जी के फ्रंट पर 2 नाम काफ़ी स्पॉटलाइट में हैं, सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड। दोनों ने ग्रीन एनर्जी की वेव को सिर्फ राइड नहीं किया, बट टैंजिबल रिजल्ट्स दिखाए हैं। देखो, इंडिया ने 2030 तक अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से लाने का टारगेट सेट किया है। ऊपर से 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का कमिटमेंट भी है। इसका मतलब सिंपल है, अगले 10 से 20 साल में रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में मैसिव इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन दिख सकता है। एंड विद दिस मोमेंटम, विंड एनर्जी इज गोइंग टू प्ले अ बिग पार्ट, especially when India is already the 4th largest wind power market globally. अब सुजलॉन एक ग्लोबल लेवल प्लेयर है विद प्रेजेंस इन 17 कंट्रीज। ये सिर्फ टर्बाइंस इंस्टॉल नहीं करता, रोटर ब्लेड से लेके कंट्रोल सिस्टम तक सब कुछ इन हाउस बनाता है। आइनॉक्स विंड भी पीछे नहीं है। गुजरात और एमपी में इसका स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है और अपने विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स भी खुद बनाता है। इसका मतलब है कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी दोनों पे ग्रिप टाइट है। दोनों कंपनीज ने FY 2025 में सॉलिड नंबर्स दिए। सुजलॉन का 9 मिलियन रेवेन्यू 64% अप, प्रॉफिट 120% अप। आइनॉक्स विंड का फुल ईयर रेवेन्यू 93% अप, प्रॉफिट 250% अप। इसका सीधा मतलब है डिमांड है और ये लोग इस डिमांड को एफिशिएंटली मीट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑर्डर बुक से भी कॉन्फिडेंस मिलता है। Suzlon's order book stands at 5,622 MW, while Inox is at 3,286 MW, जो कि पिछले साल से 28% ज़्यादा है। Deals with players like Hero Future Energies and Continuum Renewables show कि corporates भी अब wind को seriously ले रहे हैं।
ये ग्रोथ स्टॉक परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। सुजलॉन ने 2 साल में 584% प्लस का रिटर्न दिया है और आइनॉक्स विंड ने लगभग 558% प्लस। हाँ, करेक्शन फेजेस भी आए लाइक रीसेंट प्राइस डिप्स, बट लॉन्ग टर्म व्यू से देखें तो ये सिर्फ पिट स्टॉप्स लगते हैं एक लंबी रैली के बीच। अगर आप ग्रीन एनर्जी में फेथ रखते हैं तो विंड सेक्टर इज वर्थ वॉचिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, गवर्नमेंट का पुश है और क्लाइमेट अर्जेंसी तो वैसे भी रियल है। सुजलॉन और आइनॉक्स विंड जैसे प्लेयर्स इस ट्रांजिशन के फ्रंट रनर्स दिख रहे हैं। चलो अब आते हैं तीसरी स्टोरी पे। स्टॉक मार्केट पर सिर्फ लोकल फैक्टर्स का असर नहीं होता, कभी कभी ग्लोबल मैक्रोस का मूड भी पूरा मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। और अभी 2 की इंडिकेटर्स हर इन्वेस्टर्स के रेडार पे हैं, ऑयल प्राइसेस और रुपी मूवमेंट। क्रूड ऑयल के प्राइस का मार्केट सेंटिमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होता है। अब ओपीईसी प्लस की मीटिंग होने वाली है जहां जुलाई के लिए आउटपुट डिसाइड होगा। एक्सपेक्टेशंस ये है कि सप्लाई इंक्रीज होगा। अगर ऐसा होता है तो थियोरेटिकली ऑयल प्राइसेस नीचे जाने चाहिए, पर ऑयल प्राइसेस अभी तक स्टेबल बने हुए हैं। ब्रेंट इज हवरिंग अराउंड $64 पर बैरल। ये इस बात का सिग्नल है कि मार्केट अभी अनसर्टेनिटी डाइजेस्ट कर रहा है। अगर सप्लाई बढ़ता है लेकिन ऑन द अदर हैंड यूएस और ईरान के बीच हो रहे न्यूक्लियर टॉक्स फेल होते हैं और सैंक्शंस कंटिन्यू होते हैं तो प्राइस फॉल होने के चांसेस कम है। अब बात करते हैं रुपी की। करंटली रुपी ट्रेड हो रहा है अराउंड 85.07 से 85.10 रेंज में अगेंस्ट द डॉलर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स रुपी के लिए अपवर्ड बायस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि डॉलर वीक हो रहा है। डॉलर इंडेक्स इस साल ऑलमोस्ट 9% डाउन है। यूएस के अंदर फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ईसीबी के प्रेसिडेंट ने तो ये तक बोल दिया है कि दिस कुड बी अ ग्लोबल यूरो मोमेंट। सो यू कैन सी, जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स डॉलर से कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, रुपी और यूरो जैसे करेंसीज को सपोर्ट मिलता है। तो स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है? लोअर ऑयल प्राइसेस इज इक्वल टू लोअर इंपोर्ट बिल इज इक्वल टू लोअर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब आरबीआई पे कम प्रेशर रहता है और इंटरेस्ट रेट स्टेबल या अकोमोडेटिव बन सकते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग रुपी मीन्स एफआईआई इनफ्लो को बूस्ट मिलता है क्योंकि डॉलर हेज करने का रिस्क कम हो जाता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये मैक्रोस फेवरेबल हो सकते हैं। सो दैट्स अ रैप। जब लॉजिस्टिक्स स्मार्टर हो रहे हैं, रिन्यूएबल्स को पॉलिसी का पुश मिल रहा हो और ऑयल रुपी स्टेबल हो रहा हो, ऐसे में नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अब ये समझना जरूरी है कि कौन सा सेक्टर सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि नया डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, क्योंकि पैसा वहीं फ्लो करता है जहां मोमेंटम हो और मोमेंटम क्लियरली शिफ्ट हो रहा है। आप किस स्टोरी को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, बताओ हमें कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। Until next time, stay tuned to Upstocks and keep watching the markets with us. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.